नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस लेसन की हमारी अपन कह सकते हैं कि 13 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर रहेगा 14, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 14। पिछले वीडियो में हमने लोहे के धातु क्रम का अध्ययन किया था, यानी लोहे के अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, डिटेल से हमने उसका अध्ययन किया था। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आयरन के अयस्क से आयरन का निष्कर्षण। और आज अपन इस वीडियो में कॉपर के अयस्क से कॉपर यानी तांबे का निष्कर्षण, यानी कॉपर के अयस्क से हम तांबे का निष्कर्षण या कॉपर का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं धातु क्रम के चरणों की, और चरण आपके, मुझे आशा है, कंप्लीट आपको अच्छे से याद हो गए हैं। देखो, धातु क्रम का पहला चरण क्या है? उपयुक्त अयस्क लेना। उपयुक्त अयस्क। अब उपयुक्त अयस्क हम किसे कहेंगे? उपयुक्त अयस्क वह होता है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जिससे हम कम लागत पर आसानी से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, उसे हम उपयुक्त अयस्क कहते हैं। फिर हम इसका करवाते हैं चूर्णीकरण। क्या करवाते हैं? चूर्णीकरण, यानी जो क्रशर व स्टैम्प मिल की सहायता से हम इस उपयुक्त अयस्क का चूर्णीकरण करवाते हैं तो हमें चूर्णित अयस्क प्राप्त होता है। क्या कहेंगे? चूर्णित अयस्क। और फिर इस चूर्णित अयस्क का हम करवाते हैं सांद्रण। सांद्रण की 4 विधियां हमने पढ़ रखी हैं। किसी भी एक विधि के द्वारा चूर्णित अयस्क का सांद्रण हम करवाएंगे तो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सांद्रित अयस्क। और फिर इस सांद्रित अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित। सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की 2 विधियां हैं। पहली है निस्तापन। अच्छे से याद है आपको, और अगर याद नहीं भी है तो आप इनको कंठस्थ कर लोगे। निस्तापन को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। दूसरी विधि थी हमारी भर्जन, और भर्जन को हम बोलते हैं रोस्टिंग। डिटेल से हमने अध्ययन कर रखा है निस्तापन व भर्जन का। तो अपन क्या कहेंगे कि हमें निस्तापित, क्या कहेंगे? निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो जाता है। निस्तापित या वर्जित अयस्क। देखो, या तो हम इसे कह सकते हैं निस्तापित या वर्जित अयस्क, या हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सांद्रित अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है तो हम इसे धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं। धातु ऑक्साइड। और फिर इस धातु ऑक्साइड का हम धातु में अपचयन करवाते हैं। धातु में अपचयन। और अपचयन की जो विधियां हैं वो हमने पढ़ रखी हैं। पहला अपचयन हम करवाते हैं कोक, यानी कार्बन के द्वारा अपचयन। कार्बन के द्वारा अपचयन। दूसरी विधि है हमारी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। तीसरी है हमारी स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन।
और चौथी है हमारी विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन। देखो ये मैंने धातु क्रम का जो प्रोसेस है, ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि धातु क्रम के विभिन्न चरण मैंने क्रम से लिख दिए हैं। सबसे पहले उपयुक्त अयस्क, इसका हम चूर्णीकरण करवाएंगे तो हमें चूर्णित अयस्क प्राप्त होगा। फिर इस चूर्णित अयस्क का हम सांद्रण करवाएंगे तो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा। फिर इस सांद्रित अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं दो विधियों के द्वारा, निस्तापन और भर्जन, तो हमें निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो जाता है। और फिर इस निस्तापित या वर्जित अयस्क का हम धातु में अपचयन करवाते हैं। इसे हम धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सांद्रित अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। फिर इस धातु ऑक्साइड का हम धातु में अपचयन करवाते हैं, और धातु में अपचयन की अलग अलग विधियां हैं। पहला है कोक यानी कार्बन के द्वारा अपचयन, दूसरा एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, तीसरा सवतः अपचयन और चौथा विद्युत अपघटनी अपचयन। अब देखो हमारा टॉपिक तो क्या है, कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण या तांबे का निष्कर्षण। तो अब हम बात करते हैं कॉपर के अयस्क की। देखो कॉपर के जो अयस्क हैं, मुख्य अयस्क, वो मैं लिख रहा हूं। कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, या इसे कॉपर पाइराइटीज भी कहते हैं। कॉपर पाइराइट सूत्र क्या होता है इसका, CuFeS2। दूसरा है क्यूपराइट, और इसको हम रूबी कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबी कॉपर, और इसका सूत्र होता है Cu2O। एक कॉपर का अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लांस, और कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S। कोई दिक्कत नहीं है। और एक अयस्क होता है मेलाकाइट, मेलाकाइट का सूत्र होता है CuOH की होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अब देखो आप, ये मैंने कुछ कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क लिखे हैं। कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूपराइट या रूबी कॉपर Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S और मेलाकाइट CuOH की होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अब हम यहाँ पर कॉपर के अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण करेंगे कॉपर पाइराइट से। तो हमारा उपयुक्त अयस्क क्या कहेंगे हम, उपयुक्त अयस्क क्या रहेगा यहाँ पे, जिससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, वो रहेगा कॉपर पाइराइट। ध्यान में रखोगे आप इसको, कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2। इसके द्वारा हम कॉपर का निष्कर्षण पढ़ेंगे, और हम कहेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला चरण क्या है हमारा, अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का चूर्णीकरण क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो क्रशर व स्टैम्प मिल की सहायता से क्योंकि अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, सबसे पहले हम उसे जो क्रशर में डालेंगे तो वो छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टैम्प मिल की सहायता से चूर्ण यानी महीन चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अयस्क का चूर्णीकरण हम जो क्रशर व स्टैम्प मिल की सहायता से करवाते हैं। दूसरा चरण हमारा क्या आता है,
चूर्णित अयस्क का, समझना ध्यान से, चूर्णित अयस्क का सांद्रण। अब देखो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कॉपर पाइराइट CuFeS2, यानी कॉपर पाइराइट में सल्फर की अशुद्धि है, यानी यह एक सल्फाइड अयस्क है। और याद करो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम करवाते हैं झाग पलवन विधि से। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम झाग पलवन विधि से। और इसी का दूसरा नाम क्या है, फेन पलवन विधि। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि से। और झाग पलवन विधि का हमने डिटेल से अध्ययन कर रखा है। तो हमने चूर्णित अयस्क का सांद्रण करवा दिया झाग पलवन विधि से। तीसरा जो हमारा चरण आएगा, देखो तीसरे में दो आते हैं, धातु का निष्कर्षण। पहला कौन सा आएगा, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। तो उसको मैं तीसरा क्रमांक दे रहा हूं, यानी हम कहेंगे सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना, में परिवर्तित करना। अब देखो सांद्रित अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं, और इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दो विधियां हैं, निस्तापन और भर्जन। हमारे पास कॉपर पाइराइट है तो हम इसका करवाएंगे भर्जन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं भर्जन की क्रिया से, भर्जन की क्रिया से। बात सीधी सी ये है कि कॉपर पाइराइट अयस्क को परावर्तनी भट्टी में गालक के साथ मिलाएंगे और वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। यही क्या है, भर्जन की क्रिया। यानी अपन इस कॉपर पाइराइट अयस्क को धातु ऑक्साइड में भर्जन की क्रिया के द्वारा परिवर्तित करेंगे, धातु ऑक्साइड में भर्जन की क्रिया के द्वारा परिवर्तित करेंगे। अब देखो ये आप उतार लिया होगा आपने, और ये जो चरणों का क्रम है ये आपके अच्छे से याद भी हो गया है। मैं इनको हटा रहा हूं। अब हम भर्जन की क्रिया का अध्ययन करते हैं। चलो मैं इनको ही हटा रहा हूं। ये आपको पता हो गया है, जो क्रशर व स्टेम मिल से इसका क्या करवाते हैं, चूर्णीकरण। अब देखो भर्जन में क्या करवाएंगे हम, क्या बताया मैंने कि सांद्रित अयस्क को गालक के साथ मिलाएंगे, और गालक के रूप में हम क्या मिलाएंगे, SiO2। क्या मिलाएंगे, SiO2, और उसको परावर्तनी भट्टी में डालकर वायु के आधिक्य में गर्म करते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भर्जन के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी हैं, वो देखो आप। तीसरा चरण पढ़ रहे हैं हम, यानी अपन कह सकते हैं CuFeS2 प्लस O2 वायु की उपस्थिति में। तो एक तो बनेगा Cu2S प्लस 2FeS और साथ में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। फिर क्या होगा, ये 2FeS O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, 3O2 है यहाँ पे, प्लस 3O2। तो क्या बनेगा 2FeO प्लस 2SO2, और ये SO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी। फिर क्या होगा, अभिक्रिया होगी Cu2S की, 2Cu2S 3O2, और ये हो जाएगा चेंज 2Cu2O।
और 2SO2। अब देखो ये जो FeO बना है ये अब अभिक्रिया करेगा FeO प्लस गालक के साथ SiO2 और क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSiO3। यानी ये हमारा यहाँ पे क्या है, गालक है, इसे हम गालक कहते हैं। और ये हमारी अशुद्धि है, अशुद्धि प्लस गालक तो क्या बनता है, धातुमल। इसका नाम क्या है रे, इसका नाम है आयरन सिलिकेट। क्या नाम है, आयरन सिलिकेट। वर्जन के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं हमने लिखी हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो अब क्या होगा, देखो यानी अब जो Cu2O है, ये Cu2O अभिक्रिया करेगा FeS के साथ और क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cu2S और प्लस FeO। अब देखो आप, यानी अपन कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं को देखने से एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि वर्जन से प्राप्त धातु ऑक्साइड में Cu2S और FeS का मिश्रण होता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे वर्जन की क्रिया, समझना ध्यान से, वर्जन की क्रिया से प्राप्त धातु ऑक्साइड को या धातु ऑक्साइड के मिश्रण को कॉपरमेट कहते हैं। इस नाम को आप ध्यान में रखोगे, क्या कहेंगे, कॉपरमेट कहते हैं। तथा इस मिश्रण में देखो क्या होगा, इस मिश्रण में क्या कहेंगे, Cu2S व FeS उपस्थित होते हैं। स्टार लगा के इस बात को नोट कर लोगे आप, Cu2S व FeS उपस्थित होते हैं। अब देखो आपको बुक में क्या मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा Cu2O व Cu2S का मिश्रण क्या कहलाता है, कॉपरमेट। लेकिन अब आपके सामने है कि ये जो Cu2O बना है ये किससे बना है, ये Cu2S से तो बना है। इसका मतलब मेन हमको क्या प्राप्त हुआ, Cu2S प्लस FeS। तो हम Cu2S व FeS के मिश्रण को कॉपरमेट कहते हैं। बुक में आपको Cu2S प्लस Cu2O मिलेगा कि Cu2S प्लस Cu2O का मिश्रण क्या कहलाता है, कॉपरमेट। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, बुक में ये मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि Cu2O किससे प्राप्त होगा, Cu2S से तो प्राप्त हो रहा है। ये देखो Cu2S प्लस 3O2 और 2CO2। तो मेन हमें वर्जन की क्रिया से क्या मिला, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। बात समझ में ये आनी चाहिए आपको कि हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपरमेट। और ये कहा मैंने कि वर्जन की क्रिया से प्राप्त धातु ऑक्साइड के मिश्रण को कॉपरमेट कहते हैं। और अब इसी कॉपरमेट का हम आगे क्या करवाएंगे, धातु में अपचयन। तो ये हमारा तीसरा चरण हो गया, कौन सा, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अब हमारा चौथा चरण आएगा कि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन या धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब देखो हमारे पास अयस्क है कॉपर पाइराइट, ठीक है। इस कॉपर पाइराइट के सांद्रित अयस्क का हमने क्या करवाया, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड का अपचयन हम करवाएंगे स्वतः अपचयन। कौन सा, स्वतः अपचयन। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब मैं इनको हटा रहा हूं, यानी अब हमारा
चौथा चरण आएगा धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। और कौन सी विधि काम आएगी? स्वतः अपचयन की विधि। इंपॉर्टेंट बात है भाई, साथ साथ आप इनको नोट कर लोगे। तो अब हमारा चौथा चरण आएगा। चौथा चरण है हमारा धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो बने रहिए आप लगातार, हम कॉपर धातु का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। देखो अब हमारा चौथा चरण आ रहा है, क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड का धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। और अभी मैंने क्या बताया? अपचयन की कौन सी विधि काम आएगी? स्वतः अपचयन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्वतः अपचयन। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेसेमरीकरण। क्या बोलेंगे? बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण। अब देखो क्या होगा इसमें। धातु ऑक्साइड का, यहां पे क्या हो रहा है? धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि इस धातु ऑक्साइड का स्वतः अपचयन अपन करवाएंगे और इसको बेसेमरीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वतः अपचयन की जो अभिक्रिया है वो संपन्न होगी बेसेमर परिवर्तक के रूप में। यानी अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि भर्जन की क्रिया से प्राप्त कॉपर मेट को बेसेमर परिवर्तक में डाला जाता है तथा गर्म वायु के झोंके प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे उस कॉपर मेट का, या अपन कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। तो अब हम बेसेमर परिवर्तक का क्या बनाएंगे? देखो बेसेमर परिवर्तक, या इसको हम बोलते हैं परिवर्तित्र भी इसे बोलते हैं। बेसेमर परिवर्तक या बेसेमर परिवर्तित। देखो अभी हम देखो ये है बेसेमर परिवर्तक या बेसेमर परिवर्तित्र भी इसे कहते हैं। यानी इसके अंदर धातु ऑक्साइड का स्वतः अपचयन होगा। देखो अपन कह सकते हैं कि बेसेमर परिवर्तक एक स्टील से बनी भट्टी होती है और इसका जो आंतरिक स्तर है वो या तो सिलिका, यानी अपन कह सकते हैं कि अम्लीय सिलिका या क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई अशुद्धि क्षारीय भी हो सकती है और अशुद्धि अम्लीय भी हो सकती है। हमारे पास अशुद्धि क्या है? FeO, यानी हमारी अशुद्धि क्या है? क्षारीय है। तो इसका मतलब अम्लीय सिलिका का यहाँ पे स्तर लगा होता है। अब देखो, अब कॉपर मेट में क्या है? FeS प्लस Cu2S। इसको आप ध्यान में रखोगे, इसको हम इसमें डालेंगे। भट्टी के नीचे के भाग में सुंडिकाएं लगी होती हैं गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करने के लिए। आंतरिक सतह पर सिलिका का स्तर लगा होता है,
स्टील की बनी भट्टी होती है, ये भट्टी इस स्टैंड पे लगी होती है, यानी हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको नीचा भी कर सकते हैं, यानी वापस हम इसे निकाल सकते हैं, यानी ये अपन यूँ कर सकते हैं कि ये बेसेमर परिवर्तक झूलता रहता है यहाँ से। अब देखो जब हम इसमें कॉपरमेट डालेंगे, कॉपरमेट डालकर हम इसको गर्म करेंगे, सिलिका का अस्तर लगा हुआ है और गर्म वायु के हम झोंके प्रवाहित कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि जो हमारा धातु ऑक्साइड है वो गलित धातु में परिवर्तित हो जाएगा और ये गलित धातु इस भट्टी के पेंदे में एकत्रित हो जाता है। अब देखो इसके दौरान जो अभिक्रिया हो रही है उनको देखो आप, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा 2FeS प्लस O2, तो क्या बनेगा 2FeO, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि FeO और यहाँ पे अपन ले सकते हैं, देखो दो तो ये बन गए, यानी यहाँ पे देखो अपन 3 ले लें यहाँ पे, तो 2SO2 4 और 2 6। अब देखो क्या होगा, अब ये जो FeO है, FeO ये करेगा अभिक्रिया SiO2 के साथ और क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSiO3, यानी ये हमारा क्या बन गया, धातु मल बन गया। यानी ये तो यहाँ पे क्या है, ये तो है अशुद्धि के रूप में, इसको आप ध्यान में रखोगे, और SiO2 क्या है, गालक के रूप में। अब देखो क्या होगा, अगली जो अभिक्रिया है क्या है इसमें 2CuS प्लस 3O2, ये चेंज हो जाएगा 2CuO में और साथ में 2SO2, ये भी बाहर निकल जाएगी और ये भी बाहर निकल जाएगी। अब देखो अब है यहाँ पे इस Cu2O का अपचयन हो जाएगा किसके द्वारा, Cu2S के द्वारा, तो हमें 6Cu और साथ में SO2, ये जो तांबा हमें प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं फफोलेदार तांबा। क्या कहते हैं, फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबा इसे कहते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे कि जो गलित अवस्था में हमें तांबा प्राप्त हुआ है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस विलय होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इस गलित तांबे को रेत के सांचों में उड़ेलकर ठंडा करते हैं, तो उस दौरान ये SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके द्वारा तांबे की सतह पर अपन यूँ कह सकते हैं, जैसे ये मान लो तांबे की सतह है, तो ऐसे ऊपर यानी ऊपर नीचे तांबे की सतह ऊपर उठ जाती है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि फफोले से उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी वजह इस तांबे को हम क्या कहते हैं, फफोलेदार तांबा। क्या कहते हैं, फफोलेदार तांबा। तो ये हमारा कॉपर पाइराइट अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण कंप्लीट हुआ। ये बेसेमर परिवर्तक है, इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखोगे। बेसेमर परिवर्तक में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं इनको भी आप ध्यान में रखोगे, और जो वर्जन के दौरान जो अभिक्रिया होती है उनको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी इस आज की क्लास में हमने कॉपर के अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण कंप्लीट डिटेल से कर लिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।